इनसे मिलिए। विविध भारती के इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने लेखक बोधिसत्व। बोधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब मुझे ये बताइए कि मुंबई में फिल्मों और टेलीविजन के लिए लेखन का आपका सफर आखिर शुरू किस तरह से हुआ था? आप तो साहित्य की दुनिया से आते हैं। असल में मैं जो हिंदी विभागों की पॉलिटिक्स होती थी, तो उससे उभरने के लिए और उससे बाहर आने के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों न अपनी मेहनत और अपनी लगन से और अपने काम से कोई एक दुनिया रची जाए। तो एक तरह से मैं बेरोजगारी की समस्या से बचने के लिए मुंबई आया और मैंने अपने लिए काम के दायरे तलाशे और अपने लिए बैठने का मुकाम तलाशा। इस तरह से कुछ हुआ। क्या ये एक बहुत साहसिक कदम नहीं था, अध्यापन या साहित्य की दुनिया से विजुअल मीडिया की दुनिया में चले आना? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस दिशा में आते नहीं हैं, आते हैं तो थोड़ा डरते हैं। बहुत लोग कामयाब नहीं रहे इससे पहले। नहीं, देखिए, अभी भी मैं कामयाब वाली कोट में अपने को नहीं पाता हूँ। ये जरूर है कि सुरक्षा में नहीं हूँ मैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम ऐसा है जो मुझे करना है या बहुत सारा काम ऐसा है जो मैंने नहीं किया है। ये अवश्य है कि यहाँ आने का जो मेरा निर्णय था, वो लगभग ये मैं मान के चला था कि मेरा कुछ नहीं होगा तो भी मैं एक बार अटेम्प्ट करूंगा। और आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा कि यहाँ आने के पहले मैंने जो भी हिंदी के साहित्यिक आए थे मुंबई, उनकी उन सारी गतिविधियों का एक बाकायदा अध्ययन किया था। जैसे मैंने प्रेमचंद के मुंबई प्रवास के बारे में जो भी सूचनाएं मेरे पास थी, मैंने लिया था। मैंने जो और भी साहित्यिक हैं, जैसे मैं आने के पहले पंडित प्रदीप जी से 2 बार मिल चुका था। नरेंद्र शर्मा जी की क्या गतिविधियां रही थीं, भगवती चरण वर्मा की क्या गतिविधियां रही थीं, या रांगे राघव जी, यानी जो भी साहित्य के लोग थे हिंदी के, भगवती चरण वर्मा जी, या और भी वे लोग जिन्होंने फुटकर में दाएं बाएं से काम किए थे, मनोहर श्याम जोशी हूँ। मैंने लगभग उन सभी लोगों की कार्य प्रणालियों पर और उनके यहाँ आने और लौटने या न रुकने के प्रक्रिया को मैंने बहुत गहरे से देखा था। मतलब गहराई से इस बात को पाया कि बहुत सारे लोगों के लिए उनका जो तथाकथित साहित्यिक अहम है, वो हमेशा एक घातक के रूप में रहा और उसने कहीं जुड़ने नहीं दिया। जो साहित्यिक शुद्धता का एक माहौल था, वो हमेशा आड़े आता रहा। कुछ ऐसा कि जैसे साहित्य जो है वो सोना हो और बाकी दुनिया पीतल या और कोई चीज हो। तो मैंने अपने उस पूरे के पूरे साहित्यिक अवदान को, जो मेरी 2-3 किताबें छपी थी, 3-4 अवार्ड मिले थे, मैंने उसको माइनस कर दिया और मैंने एकदम नए आदमी की जैसे प्रवेश होता है, उस तरह से अपने को दाखिल किया। तो मेरे लिए दिक्कतें इसलिए कम आई कि मैंने अपने तथाकथित बोधिसत्व कवि का जो एक माहौल था, उसको मैंने यहाँ पे सामने रखा ही नहीं। और आज भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसी तरह सामने रहूं कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे काम करना, और मुझे कुछ आता नहीं हो तो मैं उसको सीखना चाहूंगा। इस आधार पर मैंने अपने को यहाँ पे रखा हुआ है। बताइए कि शुरुआती संघर्ष किस तरह का था और पहला काम आपने मुंबई में क्या किया था? मैं यहाँ पर आया था डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्माण में गौतम बुद्ध पर एक सीरियल बनना था। वो बना ही नहीं? वो बना, लेकिन वो डॉक्टर द्विवेदी के साथ नहीं बना, या उस पर सीरियल बना लेकिन वो उसमें हम लोग नहीं रहे, तो वो काम हुआ नहीं। पहले मैं उसके लिए आया था, फिर मुझे 4-6 महीने रहने के बाद ये पता चला कि वो काम तो हो ही नहीं रहा है जिसको मैं करने आया हूँ। फिर मेरे सामने समस्या है कि मैं करूँ क्या, और जो पिछला काम मैं कर भी रहा था उसको मैं लिख चुका था कि मैं नहीं करूँगा। तो मेरे लिए स्थिति थी कि मैं मुंबई में होके भी मुंबई का नहीं था। मैं मुंबई में 3 लोगों के अलावा किसी को नहीं जानता था। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, वीएम व्यास जो राणा प्रताप के डायलॉग राइटर हैं आजकल, बिल्कुल, इसके पहले उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के डायलॉग लिखे थे, और गुलशन सचदेवा। इन 3 के अलावा मैं किसी को नहीं जानता था जो टेलीविजन या सिनेमा से जुड़े हों। इसी में संयोग बस मेरी संजय खान साहब से की यात्रा में मुलाकात हो गई और उनके 1857 की कुछ कमियों को मैंने उनको बताया, तो उन्होंने अपना कार्ड दिया, कभी बम्बई आना तो मिलना। यानी जब बम्बई में होना, हम लोग दिल्ली जा रहे थे साथ। फिर आकर के मैंने उनसे मुलाकात की और फिर पहला काम जो मेरा आया वो संजय खान साहब के प्रोडक्शन हाउस का एक शो था, जय महाभारत। वो मेरा पहला काम था और मेरी टेलीविजन की दुनिया या सिनेमा की जो बेसिक ट्रेनिंग हुई वो संजय खान साहब के साथ हुई। एक छपे हुए शब्दों वाला व्यक्ति जब टेलीविजन की दुनिया में आता है तो उसको अपने आप को किस तरह से बदलना पड़ता है, किस तरह से उसे अपना नया आविष्कार करना पड़ता है? असल में टेलीविजन या सिनेमा और साहित्य का जो बेसिक फर्क है, अगर हम उस पर एक बार बात कर लें,
तो वो समझना बेहद साफ हो जाएगा कि टेलीविजन या सिनेमा जो है वो देखने का माध्यम है, पढ़ने का माध्यम नहीं है। अगर क्रेडिट रोल आप छोड़ दें या कहीं साइन बोर्ड दिख रहा हो सीन में या किसी दुकान का नाम दिख रहा हो या कोई नेम प्लेट दिख रही हो, तो इसके अलावा वहाँ पढ़ना नहीं पड़ता या कोई डिस्क्लेमर ना पढ़ना हो तो लेकिन लिटरेचर जो है वो पढ़ने का माध्यम है, गुनने का माध्यम है। बहुत जोर देकर उसमें दर्शन और बहुत सारी चीजों को समझा जाता है, बहुत सारी चीजें वहाँ अंडर करंट में होती हैं। लेकिन टेलीविजन में सब कुछ पहले दिखना चाहिए। अगर कोई आदमी कांच का बर्तन तोड़ रहा है तो कांच के बर्तन के टूटने की दृश्य के साथ उसका बिखरना, उसके आवाज की झंकार, उसका इम्पैक्ट चेहरों पर, ये सब इकट्ठे दिखता है। तो ये फर्क जब तक हम नहीं समझेंगे साहित्य के लोग या साहित्य की दुनिया से आए लोग, तब तक टेलीविजन और सिनेमा को नहीं देख सकते कि हमको जो भी सोचना है वो दृश्य में सोचना है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। आपका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय काम है देवों के देव महादेव जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जय महाभारत से देवों के देव महादेव के बीच में आपने क्या क्या किया? देखिए, मैंने दूरदर्शन पर एक शो आता था आम्रपाली, फिर एक दूरदर्शन का एक शो था महारथी कर्ण, जी टीवी पर एक शो आता था रेत। मैंने उसके स्क्रीन प्ले और स्टोरी का काम किया, कुछ 150 या 180 एपिसोड करीब। उसके अलावा मैंने आयुष्मान नाम का एक शो आता था, उसके कुछ एपिसोड के स्क्रीन प्ले लिखे। उसके बाद एकता कपूर का जो कहानी हमारे महाभारत की आता था, उसमें मैं कंटेंट हेड था और उनका एडवाइजर था। अभी रिसेंटली जो जोधा अकबर नाम का एक सीरियल आ रहा है जी टीवी पे, वो मैंने किया। इसके अलावा मैंने सिनेमा में 2-3 फिल्में मैंने की जिसमें शिखर के डायलॉग मेरे थे, हालांकि मैं उनके स्टोरी और स्क्रीन प्ले का पूरा पार्ट था। इसके बाद धर्म नाम की एक फिल्म आई थी, और भी फिल्में मैंने की हैं जिनमें 1-2 अभी आनी है। 2 एक ऐसे धारावाहिक हैं जो आने वाले दिनों में आने वाले हैं, जिसमें एक महावीर हनुमान है और एक और धारावाहिक है जिसका नाम अभी फाइनल नहीं बताना है। ऐसे ही है, कुछ और भी काम किए हैं जिनको आना है। मैंने एक रेडियो के लिए गणेश पर कुछ 72 10-10 मिनट के कैप्सूल लिखे। क्या आपको लगता है कि आपको ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों तक सीमित कर दिया गया है? असल में यहाँ चलती का नाम जो है वही गाड़ी होता है। मेरे लिए वो मजबूरी का काम नहीं है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। जैसे कि रेत का स्क्रीन पे भी लिखा और काफी पॉपुलर था वो शो, और भी कुछ एक डेली सोप और उस तरह के काम मैंने किए जो रेगुलर फैमिली ड्रामा। लेकिन टेलीविजन में या सिनेमा में ऐसा होता है कि जहाँ आपके होने से लोगों को ज्यादा सहूलियत हो, लोग आपको वहाँ बैठाते रहते हैं और बहुत कुछ आपके मन का नहीं होता। अगर उनको लगता है कि आप यहाँ पर ज्यादा बेहतर हैं तो उस काम में आपको जोड़ के रखे रहते हैं, और वो इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहते कि आप अगली जगह पे क्या रिजल्ट देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं कॉस्ट्यूम ड्रामा या मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सोच के लिए काफी, क्या बोलते हैं, मतलब उसमें आप कहें कि मैं उलझ गया हूँ या मैं उन्हीं में लगा हुआ हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं। देवों के देव महादेव के बारे में बताइए कि वो क्या चीज थी जिसने इस धारावाहिक को इतना बड़ा लोकप्रिय बनाया, और आपका उसमें उसके शोध में किस तरह का योगदान रहा? देखिए, मैं उस शो में एक तरह से उनका रिसर्च हेड था मैं, लेकिन मैं उसमें उनके ऑथेंटिकेशन को देखता था कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। मैं उनके एपिसोड्स पढ़ता था और उन पे मैं अपनी फीडबैक देता था कि ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, इसको बदल दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से मेरी वहाँ पे अघोषित भूमिका स्क्रिप्ट हेड की थी। मैं पूरे देश को बोलने मुझे कोई संकोच नहीं है जी। कि ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जो बिना मेरे फीडबैक के शूट हुआ हो। वो उसके साथ भी है और जोधा अकबर के साथ भी है, या जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर ही है। वहाँ पर उसके लोकप्रिय होने के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण था कि महादेव की जो कास्टिंग थी उनकी, मोहित रैना वाली, वो बहुत पॉपुलर हुई। दूसरा महादेव का बोलना, दूसरा कहानियों को उस तरह से रखा गया, उस हिसाब से रखा गया कि बहुत सारे लोगों ने उससे अपना जुड़ाव पाया। इसके साथ ही मैंने एक महादेव की संदर्भ कोश जैसा आज है मेरे पास लगभग 1,500-2 हजार पेजेस का, जिसमें मैंने महादेव की सुनी अनसुनी करीब 1200 कहानियों की एक लिस्ट बनाई कि यहाँ पर महादेव का ऐसा संदर्भ मिलता है। वो चाहे गाथा सप्तशती जैसी कविता की किताब हो या
कुमार संभोन जैसी कालिदास की कविता की किताब हो, या रामचरितमानस में महादेव के प्रसंग हो, या महाभारत में महादेव के प्रसंग हो, तो मैंने उस तरह का एक को किया। जैसे अशोक सुंदरी नाम की जो महादेव की पुत्री है, उसके बारे में देश लगभग अनजान था, लेकिन मैंने उसकी पूरी की पूरी कहानी की। हालांकि और भी ऐसे कितने ही प्रसंग आए जो लोग जिससे परिचित नहीं थे, तो उसमें बहुत हद तक भूमिका हमारी उस कास्टिंग की थी। सेकंड और थर्ड पे स्टोरी, स्क्रीन प्ले और रिसर्च को हम कह सकते हैं। ये जो पौराणिक और धार्मिक सीरियल हैं या ऐतिहासिक विषय वस्तु है, इससे जुड़ा हुआ शोध किस तरह किया जाता है? कितना मेहनत भरा काम है ये आपका? असल में ऊपर से देखने में तो ये है कि आप पढ़ करके सूचनाएं देते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात हो रही होती है जिसका कोई मैथोलॉजिकल रेफरेंस नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कि महादेव ने गणेश को कोई एक आदेश दिया कि पुत्र का कर्तव्य क्या होता है। अब जब महादेव ये कहेंगे कि पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, तो महादेव के सामने भारतीय परंपरा में पुत्र कितने तरह के होते हैं और उन पुत्रों का अपने कुल के साथ क्या लगाव है, उन पुत्रों का अपने पिता के साथ लगाव क्या है, उन पुत्रों का अपनी माँ के साथ क्या लगाव है, पुत्र का धर्म क्या है कि पुत्र 8 तरह के होते हैं, और जो आत्मज है यानी जो औरस पुत्र है उसके कर्तव्य क्या होते हैं, जो दत्तक पुत्र है उसके कर्तव्य क्या होते हैं, जो क्षेत्रज पुत्र है जैसे पांडव सारे के सारे क्षेत्रज पुत्र हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं ये हमारे सामने, क्योंकि महादेव जैसा पात्र है जिसके ज्ञान में सब होगा, तो हमारे रिसर्च का दायरा यहाँ बड़ा हो जाता है कि हम चाहें तो एक छोटे दायरे में निपटा लें कि बेटा पुत्र का काम ये होता है कि पिता की आज्ञा का पालन करे। एक तो ये हो गया जिसमें हमारा बिना रिसर्च के काम चला जाएगा, लेकिन एक ये है कि मैं ये पूरी पुत्र के दायित्व की, पुत्र के प्रकार की सूचनाएं हम दें। हमने महादेव में इस स्तर पर ऑपरेट किया कि महादेव अगर कोई ज्ञान दे रहे हो तो वो उस संपूर्णता में ज्ञान दे। पति पत्नी के संबंध पर हमने 12-12 मिनट के दृश्य किए हैं और बिना संकोच के कह रहा हूँ कि वो सारे के सारे दृश्य हमने फोन पे लिखवाए। क्या बात है कि पति पत्नी के संबंध ये होते हैं, वो केवल जो सेटल उदाहरण है कि एक रथ के 2 पहिए हैं, बल्कि मैं इसके बाहर गया क्योंकि महादेव ही खुद कहते हैं कि मेरा तुम्हारा संबंध ऐसा है जैसे वाक्य और अर्थ का संबंध होता है, मेरा तुम्हारा संबंध ऐसा है जैसे चांद और चंद्रिका का संबंध होता है, मेरा तुम्हारा संबंध ऐसे है जैसे जल और तरलता का संबंध होता है। तो हमने इसको महाकाव्यों से लेकर के शिव के जो ग्रंथ थे उससे लेकर के बाकी तरहों से उसको पुष्ट किया। तो इस तरह से मैंने रिसर्च को इन्वॉल्व किया जो कि बहुधा टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं होता है। बल्कि एक बात मैं आपको और भी बताऊं कि जब मैंने महादेव में मैंने आरंभ किया तो मुझे पहले दिन पूछा गया कि कहानी कितने दिन चल सकती। तो एक महोदय जो थे मेरे पैरेलल ही वो काम कर रहे थे, उन्होंने चैनल को बताया था कि 3 महीने का काम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो लगभग ये था कि भाई 3 महीने में शो बंद हो जाएगा। मुझे बुलाया गया तो मैंने यूं ही उनको बोला कि 1.5-2 साल तो कहीं नहीं गया है। तो लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है आप जाके इन्फॉर्म करिए हमको कि कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, अगर लोगों को जान के कुछ अच्छा लगेगा तो, कि मैंने एक लाइन तैयार की महादेव और सती की, फिर एक लाइन मैंने तैयार की महादेव पार्वती की, फिर एक लाइन मैंने बनाई महादेव गंगा की, फिर एक लाइन मैंने बनाई महादेव विष्णु की, महादेव ब्रह्मा की, महादेव गणेश, महादेव कार्तिकेय, महादेव अशोक सुंदरी, महादेव इंद्र, महादेव नारद और महादेव और भरत मुनि नाट्य शास्त्र वाले, इस तरह का। फिर महादेव और नंदी। तो मैंने ऐसी करीब 14-15 लाइनें बनाई। तो हमने उस विस्तार में उसको लिया और जो हमारे काम आया। बहुत बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से अपने सीरियल्स के बारे में बताने के लिए। आपकी शख्सियत का एक पूरा पहलू आपके कवि और आपके आलोचक का है, जिसके बारे में फिर कभी विविध भारती पर बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और विविध भारती ने मुझे याद किया, विविध भारती ने मुझसे बात की, इसके लिए मैं विविध भारती का आभारी हूँ और आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में ये थी टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने लेखक बोधिसत्व से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। इनसे मिलिए।